हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खान पर। आज मैं आपको ला रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटी, जिसका चैप्टर सेकंड है विविधता एवं भेदभाव। आइए शुरू करते हैं। ये देखते हैं विविधता एवं भेदभाव है क्या। देखिए, इसका सेकंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। आइए देखते हैं कि विविधता एवं भेदभाव है क्या। ठीक है, देखिए मैं आगे बढ़ते हैं। मेरा है कि हम क्या हैं और कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है, जैसे कि हमने लद्दाख और केरल के संबंध में देखा था। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे है ये, हम क्या हैं और कैसे हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे हम क्या हैं और कैसे हैं। ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये कह रहा है संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा, यहाँ 1600 से भाषाएं, सॉरी, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में 8 मुख्य धर्म है। भारत में 8 मुख्य धर्म है। पहला लिखेंगे पहला लिखेंगे हिंदू, दूसरा लिखेंगे जैन और तीसरा लिखेंगे यहूदी, चौथा लिखेंगे पारसी, पांचवा लिखेंगे बौद्ध, छठवां लिखेंगे इस्लाम, सातवां लिखेंगे ईसाई और आठवां लिखेंगे सिख। तो ऐसे करके हमने देख लिया, दूसरा पॉइंट देख लिया। अब चलते हैं दूसरे के सब पॉइंट की ओर। दूसरे का पहला सब पॉइंट देखेंगे। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे का सब पॉइंट लेंगे, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। ठीक है, तुम्हारा दूसरा पॉइंट लेगा और दूसरे का पहला सब पॉइंट लेगा। चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की ओर। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो तीसरा पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। अब तीसरे का सब पॉइंट लिखेंगे। यहाँ भारत में 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तीसरे का सब पॉइंट लिखेंगे, भारत में 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है, अब हम चौथा पॉइंट की तरफ देखते हैं। हम चौथा पॉइंट हम की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट अब लिखे चलिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक है। तो चौथा पॉइंट हम नोट करते चलेंगे, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे कि कथन में दिया गया है, लोगों का आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। कि भाई किसी को देखे तो कह दिए भाई व्यक्ति जो है बहुत कंजूस है या आलसी है। तो ये भी जो है, ये पहले एक तरह से जो है हम पहले बिना जाने बुझे जो है एक तरह के जो है पहले अपने मस्तिष्क में धारणा बना लेते हैं और ये भी जो है पूर्वाग्रह का ही रूप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। भाई हर व्यक्ति का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। नहीं कह रहा है, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं।
ये कह रहा हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। उदाहरण क्या दिख क्या है, ये उदाहरण के लिए है। कह रहा हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों के साथ अक्सर होता है, जिस तरह से वे बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं इत्यादि, है ना। इसे लिखना नहीं है, केवल मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर दिया हूँ बस उतना ही। ठीक है, तो कह रहे भाई कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास, कामा उनकी चमड़ी का रंग, कामा जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, है ना, कामा जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। तो इन सभी चीज़ों से हम जो है पूर्वाग्रह हो सकते हैं, और किसी के बारे में जो है पहले से कोई धारणा बना, मस्तिष्क में धारणा बना सकते हैं, जो अक्सर जो है ये धारणा नकारात्मक होती है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे भी कुछ उदाहरण दिया है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। जैसे कि अक्सर समाज में जो है, समाज में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। आपने बहुत सी न्यूज़, आपने बहुत से जो है अखबारों या न्यूज़ चैनल पे, जैसे आए दिन सोशल मीडिया पे घटनाएं आती है, तो आपने देखा होगा जरूर। अब देखिए कह रहा है ये अब अगला पॉइंट है, लड़के और लड़की में भेदभाव। इसे नोट नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है लड़के और लड़की में भेदभाव। तो आप जानते हैं कि भाई लड़के और लड़की में क्या भेदभाव होता है, लड़के और लड़कियों में किस तरह से समाज में भेदभाव होता है, किन किन आधार पर किया जाता है। ये कह रहा है समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम इसी तरह हम हम इसी तरह कह रहा हम सॉरी फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के हैं, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो ये देखिए क्या सच्चाई है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो भाई लड़के हो। तो ये कहते हैं कि भाई जो है अगर किसी बच्चे को चोट लगती है, कहते हैं तो ये कह के चुपवाते हैं, तुम रो मत, तुम लड़के हो। भाई लड़के हैं तो क्या हुआ, लड़कों को चोट नहीं लगती है। लेकिन एक तरह की जो है धारणा बन गई है, बना दी गई है समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर चोट, किसी को चोट लगे, कितने बच्चे को लगे, तो रोता नहीं भाई, और फिर एक करके छुपा देते हैं कि तुम लड़के हो, तुम्हें चोट नहीं लगी है। तो उसे बेचारे को यही करके चोट लगी, जबकि उसे वास्तव में चोट लगती है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, हाँ, और वहीं लड़के को जो है भावनात्मक रूप से जो है एकदम भावनात्मक रूप से उन्हें विकसित कर दिया था कि उन्हें कोई भी बात बोले तो वो रोने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। लड़का को मतलब इस तरह से जो है इस तरह से सिखा के जो है डेवलप कर देते हैं कि वो मानने लगता है कि रोना जो है कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने अपने को सिखा लेते हैं कि रोना रोना नहीं। अगर एक बार लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसे ही होती हैं। मतलब लड़के जो है जो अक्सर रोते नहीं हैं, और लड़की जो है छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझ
समझे मान लेते हैं, सॉरी, समाज के इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब अगली रीडिंग दीजिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। ठीक है, अब रूढ़िबद्ध धारणाएं है क्या? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अब यही लिखेंगे, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। इस प्रकार की, देखिए तो ये तो हमारा था रूढ़िबद्ध धारणाएं में पहला पॉइंट। अब इसका सब पॉइंट लेंगे, इस प्रकार की धारणाएं। इसका सब पॉइंट लेंगे, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। मैं पहले का सब पॉइंट बोल रहा हूँ फिर से। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह दिखने से रोक देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रूढ़िबद्ध धारणा के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, जैसे कि आप जानते देखते हैं समाज में। देखिए आगे कुछ और उदाहरण दिया है। कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें देखिए 60% कितना, ये कितना बढ़िया जो है वो है, देखिए 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। ये जो है 60% ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़के भी शामिल हैं। ठीक है, वो आगे कह रहा है दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए वहाँ गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों या जनजाति हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी, जैसे हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली रीडिंग डाल दीजिए असमानता एवं भेदभाव। अब अगली रीडिंग डाल दीजिए असमानता एवं भेदभाव। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, अपनी रीडिंग डाल दीजिए असमानता एवं भेदभाव। इसमें पहला पॉइंट में रिपीट कर लिख लीजिए, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं निकालने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे जो है समाज में होता है, आप जो है आए दिन अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आए दिन घटना होती रहती है, आप देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बहुत लोगों के पास, अब उसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव होता है। तो दूसरा पॉइंट अब लिखेंगे, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट तक और चलते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिखिए तीसरा पॉइंट आप लिखते चलिए, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये कह रहा है, एक तो कारण है कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माने जाते, बिल्कुल हम जो है हमसे
एकदम अलग है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र वाले है ना। ऊपर ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ देखे हैं, ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों का मत धार्मिक समूह और खास क्षेत्र को लोगों को करना पड़ता है। तो तीसरे का सब पॉइंट लिखेंगे, ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक, तो हमारा तीसरा था और तीसरे का सब पॉइंट था। ये देखिए कह रहा है भेदभाव सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई गिरड़ी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज कम महत्व देता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की पीढ़ी के रूप में देखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे थी, जैसे अपने जो है प्राचीन काल में होता था। वैसे ही जिन्होंने जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को जिन समूहों जिन समूहों को एक तरह की पीढ़ी के रूप में रखा गया, सॉरी, जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य माना गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त भी नहीं थी, जैसे प्राचीन काल में जो है दलितों के साथ होता था, यानी शूद्रों के साथ होता था। ठीक है, उनके बच्चे दूसरे जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। तो अब आप लिखेंगे, आपने तीसरा पॉइंट तीसरे का सब पॉइंट लिखेंगे। अब आप लिखेंगे, अब आप डाल दीजिए हेडिंग नोट। ठीक है, आप हेडिंग डाल दीजिए नोट। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत कहने से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुछ ना गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए नोट और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे दलित शब्द का अर्थ है। पहला पॉइंट लिखेंगे दलित शब्द का अर्थ है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, दलित शब्द का अर्थ है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सब पॉइंट लिखेंगे, दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिखेंगे, सब पॉइंट पहले का सब पॉइंट लिखेंगे, दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। ठीक है, अब इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो दूसरा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ये भी हमारा नोट भी हो गया। नोट को अब आगे चलते हैं। अब आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ब्रैकेट में 1891 से 1956 तक। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से
1956 तक। तो मैं इसमें जो है बोलता जाऊँगा, आप इस तरह से लिखते चलिएगा, ठीक है। ये आप हेडिंग डाल दीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें आप पहला पॉइंट लिखते चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। डॉक्टर पहला पॉइंट आप लिखते चलेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 हुआ था। 1891 हुआ था, ठीक है, 1891 हुआ था। ये भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों को सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। जाने जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप हेडिंग डाल दीजिए, ब्रैकेट में डाल दिए 1891 से 1956। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 हुआ था, 91 हुआ था। ये भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। तो ऐसे करके आपका पहला पॉइंट हो गया, इसमें पहला पॉइंट हो गया। देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है दलितों के साथ कितना भेदभाव होता था, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये देखिए कह रहे हैं, देखिए अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड, देखिए कट गया है। आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए सॉरी भाई, मेरे पास संसाधन है इसीलिए इस परेशानी हो रही है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गई। तो दूसरा पॉइंट आप देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, अम्बेडकर, दूसरा पॉइंट आप नोट करते चलिए, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए लंदन गए, ठीक है। तो ऐसा करके आपका दूसरा पॉइंट हो गया। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ, ठीक है। तो अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे,
तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने उन्होंने दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि तीसरा पॉइंट अब इस तरह से नोट करिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए, दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका अम्बेडकर ने नृत्य किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, ये चौथा पॉइंट है। देखिए भाई, सॉरी मेरे पास संसाधन नहीं, इसीलिए मैं पहले जो है पॉइंट को पहले बना देता हूँ। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, इसी में सब पॉइंट के लीजिए, इसी में आप सब पॉइंट लिख लीजिए। उन्हें उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो चौथा पॉइंट में फिर से बताऊँ, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए। और चौथे का पहला सब पॉइंट, उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई